नमस्कार साथियों, क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल मंच पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। जी हाँ, हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको जागरूक बनाना है। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में काफ़ी चीज़ें आप सुन रहे हैं कि बेंगलोर जो है पानी के लिए लगातार तरसता जा रहा है। क्या ऐसी स्थिति भारत के अन्य राज्यों में भी उत्पन्न हो चुकी है या फिर उत्पन्न होने की कगार पर है? अगर हम समय रहते हुए नहीं संभले तो स्थिति इससे भी ज्यादा भयावह हो सकती है। जी हाँ, देखिएगा, एक समय एक कहावत कही जा सकती थी कि भाई जल ही जीवन है। यानी एक समय एक कहावत कही जाती थी कि भाई जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी चीजें संभव नहीं है। और जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है, जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। यानी बिना जल के जीवन की कल्पना भी मुश्किल से की जा सकती है, क्योंकि इंसान खाने के बिना कुछ समय जिंदा रह सकता है। हो सकता है वो मकान के बिना कुछ समय जिंदा रह सकता है, कपड़ों के बिना कुछ जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो उसे बहुत नेसेसरी चाहिए ही चाहिए। यानी श्वास के लिए जिस तरीके से एक स्वस्थ वायु चाहिए, वैसे ही आपको जीवन के लिए जल की बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यकता है। आज हो सकता है हम किताबों के अंदर पढ़ते थे, एक समय किताबों में पढ़ते थे कि सेव द वाटर, पानी को बचाइए, लेकिन वो किताबों तक ही सीमित रह गई। हो सकता है हम आज शिक्षा के मामले में बहुत आगे बढ़ चुके हों, लेकिन आज भी अगर जागरूकता की बात की जाए तो हम बहुत पीछे हैं। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यानी उस समय ये दोहा केवल कहावत बनकर आज रह गया है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। पानी संभल कर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देश में पानी की भारी किल्लत है। भारी किल्लत आप इस आंकड़े के आधार पर लगा सकते हैं। बात कर रहे हैं हम 2001 के अंदर। यदि 2001 के अंदर पानी की सालाना मौजूदगी प्रति व्यक्ति अगर क्यूबिक मीटर में देखी जाए तो ये 1820 थी। अब यहां पे थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, ये लगातार जो आप देख रहे हैं रेशियो 2011 का है, ये 2025 का है मित्रों, और ये 2050 का है। यानी उस 2050 तक का मैंने यहां पर आपको डेटा दिया है, जिस समय तक अब देखिएगा लगातार पानी के सोर्स घटते जा रहे हैं, लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण भी ये कहीं ना कहीं सोर्स आगे चलकर खतरे की एक निशानी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी भारी जो है आपके दिक्कत पानी की आने वाले समय में होने वाली है। आज बहुत सारे राज्य ऐसे हैं भारत के जो पानी के लिए लगातार तरस रहे हैं। अब ध्यान देना, ये मैं बात कर रहा हूं पृथ्वी पर जो टोटल पानी है उसकी बात कर रहा हूं। अगर आप पृथ्वी पे टोटल बात वाटर की बात करते हैं तो टोटल वाटर में से यानी आपको 97% जो है वो अनुपयोगी है, क्योंकि ये जल कैसा है, खारा है। फ्रेश वाटर की बात की जाए तो 3% है, लेकिन अब लगातार इस 3% का भी रेशो गिरता जा रहा है। और यदि आज वर्तमान में हम देखें तो लगभग 97.25% जल जो है वो महासागरों में अनुपयोगी हो चुका है, और महज 2.75% जल ही हमारे लिए क्या बचा है, उपयोगी बचा है। अब इसमें से अगर आप बात करें यहां से तो लगभग 70% भाग ग्लेशियर में है। यानी लगभग 2.25% जो जल है वो किसमें है, आपके ग्लेशियर में है। और जो आपके अंडरग्राउंड वाटर है इसके अलावा रिवर्स और लेक के अंदर है। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हमारे लिए भयावह होती जा रही है। यानी अब पृथ्वी पर धीरे धीरे लगातार जो आपके उपयोगी जल या मीठा जल यूं कहे वो लगातार घटता जा रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं, देखो ये एक अब घटते के रीजन के पीछे और बहुत सारे कारक हो सकते हैं। देखो ये द ड्रिबन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, भारत की 46% नदियां पॉल्यूशन से ग्रसित हो चुकी हैं। यानी भारत की आज अगर आप देखो टोटल नदियों का तो 46% प्रदूषित हो चुकी हैं। और इस प्रदूषण का सीधा सा सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। यानी लगातार नदियां भी पॉल्यूटेड होती जा रही है, और लगातार जल स्तर में भी लगातार क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब ये मानचित्र आप देखिएगा, इस मानचित्र के अंदर मैंने उन राज्यों को दिखाने का प्रयास किया है जहां पे जल की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के अंदर आज बहुत सारे जो जिले और गांव ऐसे हैं जहां पे पानी की किल्लत है। यानी वहां पर पेयजल के साथ साथ आप देखें तो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि का क्षेत्र, वह भी कहीं ना कहीं इस जल के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक के अंदर भी ऐसी स्थिति बन चुकी है। वहीं बात की जाए गुजरात की, गुजरात में कच्छ वाला एरिया बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जल से आप पेयजल से जो है बहुत ज्यादा
ग्रसित है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे सौराष्ट्र की, तो ये भी बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये झारखंड का कुछ भाग है, ये भी आपके कहीं ना कहीं जल के लिए बहुत ज्यादा किल्लत कर रहा है। अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी लोगों को पीने के लिए स्वच्छ जल मिलना मुश्किल होता जा रहा है। और अब हम बात करें हमारे राजस्थान की, राजस्थान के अंदर भी लगातार डार्क जोनों की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जल स्तर में लगातार कमी आ रही है, पीने योग्य पानी लगातार कम होता जा रहा है। अब यहां पे आप देखोगे, ये बेंगलुरु का हम चर्चा कर रहे हैं। बेंगलुरु के अंदर अभी आप लगातार सुन रहे हैं कि बेंगलुरु में 500 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस। बेंगलुरु एक बहुत ज्यादा विकसित शहर माना जाता है, क्योंकि आज अगर बात करें तो बेंगलुरु भारत के बड़े शहरों में से एक है। एक समय ये अपने यहाँ उद्योगों के लिए, बहुत बड़े इंडस्ट्री के लिए और बहुत सारे यहाँ पर आपको कॉलेज वगैरह यानी शिक्षा के मामले में बहुत आगे है। ये सिलिकॉन सिटी कहलाता था, लेकिन आज सिलिकॉन सिटी अब पानी के लिए तरस रहा है। भारत के दक्षिणी हिस्से में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर, यहां करीब 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। 67,000 आईटी कंपनियों के साथ ये देश का सबसे बड़ा आईटी हब है। यानी देश का आज सबसे बड़ा जो आईटी हब बेंगलोर है, ये पानी के लिए तरस रहा है। ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि ये बेंगलोर के अंदर लगातार पानी कम होता जा रहा है? 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी, 55 करोड़ लीटर यानी बोरवेल, यानी इस बेंगलोर के अंदर जो 200 करोड़ लीटर पानी है, उसका कावेरी बहुत बड़ा सोर्स है। अब कावेरी में ऐसा क्या हुआ कि ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है? बेंगलोर में रोजाना करीब 200 करोड़ लीटर पानी की खपत होती है, जिसमें से 145 करोड़ लीटर कावेरी नदी से और करीब 55 करोड़ लीटर बोरवेल के जरिए आता है। अब यहाँ पे कावेरी का भी लगातार जो है जलस्तर कम होता जा रहा है। इसके अलावा जो बोरवेल वाला भाग है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे सूखता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, बेंगलोर जल निगम ने शहर में 257 ड्राई स्पॉट चिन्हित किए हैं। यानी ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि बेंगलोर के अंदर अभी 257 जो है आपके ड्राई स्पॉट यानी ड्राई एरिया जो है आपके चिन्हित किए गए हैं, जो इसकी भयावह स्थिति को दर्शाते हैं। अगर बात की जाए, देखो इनमें महादेवपुरा है, आरआर नगर है, इसके अलावा बोम्मन हल्ली है, ये येलहंका है और दर्शहली है। ये इलाके इसके अंदर मेन रूप से क्या है, शामिल हैं। इसलिए हम बार बार एक ही शब्द पे जोर दे रहे हैं, सेव वाटर सेव लाइफ। अब देखिएगा, यहां पे कमजोर मानसून की वजह से, देखो मानसून लगातार कमजोर होता जा रहा है। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि और भी ऐसे क्या रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से बेंगलोर में लगातार पानी की कमी आ रही है। कमजोर मानसून की वजह से कावेरी नदी का जलस्तर और बेंगलोर शहर का ग्राउंड वाटर लगातार गिर रहा है। यानी ये लगातार जो है यहां से गिरता जा रहा है। रोजाना करीब 20 करोड़ लीटर पानी की कमी आती जा रही है। अब रोजाना लगातार 20 करोड़ जो है आपकी लीटर पानी की क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके अलावा बात की जाए, जल निगम के मुताबिक शहर के 10,995 बोरवेल हैं, इनमें से 3700 सूखने की कगार पर हैं और 1214 पूरी तरह से सूख चुके हैं। ये डेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं भयावह डेटा है, क्योंकि अब इसके पीछे सूखने के रीजन क्या है? कई जगह नए बोरवेल खोदने के निर्देश दिए गए हैं। तमाम बहुमंजिला इमारतों के जो रहवासी हैं, उनको आधी बाल्टी में नहाने और आधी बाल्टी से टॉयलेट साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर आप यहां पर पानी को बर्बाद करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह पानी की एक लंबी कतार है जो यहां पर देखी गई है, क्योंकि लोगों को पेयजल ही ढंग से मुहैया नहीं हो पा रहा है। अब यहां पे देखिएगा, तरस रहा है बेंगलोर। यानी यहां पर देखो 2,000 रुपए लीटर में, सॉरी 2,000 रुपए में बिक रहा है पानी। यानी पानी के भाव यहां तक हो गए हैं कि कई कई एरिया तो ऐसे हैं जहां 2-2 हजार रुपए में पानी बिक रहा है। और ये अभी जो है सीएम हाउस के बाहर देखा गया पानी का टैंकर था। यानी यहां तक हम देखें कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सीएम के यहां भी पीने का पानी अब बचा नहीं है। यानी सीएम साहब को भी यहां पे टैंकर से पानी पीना पड़ रहा है। अब इससे ज्यादा देखो, 500 साल का सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस, यानी 500 साल में ऐसा सबसे बड़ा वाटर क्राइसिस देखा गया है। देखो अब यहां पे देखो, अब मजे की बात यह है कि ये मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं पिछले साल नवंबर की। नवंबर माह के अंदर वहां पर ऐसा कंडीशन आ गई थी कि वहां पे बाढ़ की स्थिति हो गई थी। यानी एक समय नवंबर में हमने देखा था कि वहां पे पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। आज पानी को जो है एक तरीके से प्राप्त करने के लिए लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न क्रिएट हो गया होगा कि भाई इतनी ज्यादा बाढ़ के बावजूद भी बेंगलोर के अंदर पानी की लगातार कमी क्यों आई है?
इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पे अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो रोड पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। यानी जो पानी बरसात का गिर रहा है वो आपके मृदा के आंतरिक भाग में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने हमारी सुविधाओं के लिए हमने क्या कर दिया कि हमने हमारे घर के बाहर इस तरीके से टाइल्स लगाकर इस तरीके से पूरा का पूरा जमीन को पैक कर दिया कि वह पानी अंदर जा ही नहीं पाता, यानी वह पानी बहकर कहीं वेस्टेज चला जाता है। इस वजह से हमारे आसपास का जो वाटर, जो आपके ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल बढ़ने में क्या होता है, असमर्थ होता है, क्योंकि बरसात का पानी वहां पे जा नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन यहां पे माना जा सकता है। अब ये बेंगलोर का आप देखिएगा, कर्नाटक के अंदर है, ये बेंगलोर का मैप पूरा मैंने आपको दिखा दिया है। यहां पे स्थितियां बहुत ज्यादा अभी भयावह देखी गई हैं। अब बेंगलोर में स्थिति ये हो गई कि जल संकट गहरा चुका है, दुरुपयोग के लिए निवासियों को जुर्माना भरना पड़ा है, और बढ़ते जल संकट के बीच स्कूल और कोचिंग सेंटर ऑनलाइन शिफ्ट कर दिए हैं। यानी यहां पे स्थिति ये हो गई है कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजों ने तो बच्चों को आने से मनाही कर दिया है कि भाई हमारे पास आपको पिलाने के लिए पानी ही नहीं है। बहुत सारी कंपनियों ने यहां पर कर्मचारियों की छुट्टी कर दी है कि सब हमारे यहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यानी यहां पर आप देखेंगे तो स्थितियां ऐसी हो चुकी हैं कि अब शायद आगे आने वाले टाइम में यहां पे स्थिति और भी इससे ज्यादा भयावह देखी जा सकती है। बेंगलोर एक हिल स्टेशन है, समुद्र तल से ऊंचाई 920 मीटर है। भारत की 98% आबादी इससे कम एलिवेशन पर रहती है। अगर बात की जाए 1961 तक बेंगलोर में 262 झीलें थी। अब मैं पुराना डेटा बता रहा हूं कि 1961 तक बेंगलोर के अंदर 262 झीलें थी और 70% हिस्सों पर हरियाली हुआ करती थी, इसलिए इसे गार्डन और लेक सिटी भी कहते थे। यानी इसे सिलिकॉन सिटी तो कहते थे, साथ साथ इसे हम गार्डन और लेक सिटी भी कहते थे। अब देखिएगा ये 1973 के बाद लगातार डेटा घटता हुआ जा रहा है और स्थिति ये हो जाएगी कि अब सिर्फ 81 झीलें बची हैं। यानी एक समय यहां पर 262 झीलें हुआ करती थी, लेकिन अब कितनी झीलें बची हैं मित्रों, 81 झीलें बची हैं, और इसके महज 3% भाग पर हरियाली है, और इसका लगभग 94% भाग ऐसा हो चुका है जहां पर कंक्रीट के जंगल है। यानी कंक्रीट के जंगल खड़े हैं। अब कंक्रीट के जंगल होंगे तो मित्रों वर्षा का पानी चाहे कितना ही बरस जाए वो आपके जमीन में वापस नहीं जाएगा, यानी वो वापस से रिन्यूएबल नहीं हो पाएगा। तो स्थिति इससे भी ज्यादा खतरनाक। अब देखो, अब मैंने बात की थी कि डे जीरो की कगार पर भारत के ये 21 शहर, भारत के 21 शहर ऐसे हैं। डे जीरो का मतलब होता है मित्रों जहां का वाटर लेवल एरिया बहुत ज्यादा कम चला जाए और वहां पर पानी की जो है आपके बहुत ज्यादा क्या आ जाए, किल्लत आ जाए। अगर हम बात करें भारत के बहुत बड़े शहर हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर मुंबई है, शोलापुर है, हैदराबाद है, अमरावती है, विशाखापट्टनम है, विजयवाड़ा है, चेन्नई है, मदुरई है, बेंगलुरु है। देखो ये बेंगलुरु का भी हमने चर्चा की थी, कोयम्बटूर है, कोच्चि है। ये सभी ऐसे शहर हैं जो डे जीरो की कगार पर हैं। और आप देखें तो थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि जो साउथ अफ्रीका का केपटाउन है वो डे जीरो की स्थिति से गुजर चुका है। वहां पर स्थितियां बहुत ज्यादा क्या है, खराब है। तो ये डे जीरो की स्थिति, अब ये आखिरकार यहां पे स्थिति ऐसी क्रिएट हुई क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। अब देखो रीजंस की अगर बात करें तो देखो बेंगलोर के अंदर यानी वीक साउथ वेस्ट मानसून, यानी जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो भी लगातार क्या होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। यानी कमजोर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से भी यहाँ पे वाटर का लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। फिर बात की जाए यहां पर जो जल निकाय है उनका अतिक्रमण हो रहा है। जो जल निकाय यानी यहां पर अगर कोई तालाब है, अगर वो धीरे धीरे सूख रहा है तो वहां पर बिल्डर्स जाएंगे और उसके ऊपर बहुमंजिला इमारत क्या कर देंगे, तैयार कर देंगे। अगर इस तरीके से हम जितने भी जल के सोर्सेज हैं अगर वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं या कुछ समय के लिए खाली रहते हैं तो उस समय हमारे यहां पर क्या कर दिया जाता है, अतिक्रमण कर दिया जाता है, उस पर बहुमंजिला इमारतें तैयार कर दी जाती हैं। तो जब दोबारा वहां पे पानी भरने की जब नौबत आए तो वहां पर जो है आपके पानी नहीं भर पाएगा, कोई जलाशय वहां पर नहीं बन पाएगा। फिर अगर बात की जाए इसके अलावा तो कावेरी नदी के जितने भी जल बेसिन हैं उनमें धीरे धीरे वाटर का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है। यानी कावेरी के जितने भी जल बेसिन हैं उनका भी धीरे धीरे वाटर लेवल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए हम जो रेन वाटर है उसकी हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर है। क्योंकि एक समय ऐसा देखो, आज शहरों में अगर आप कोई इमारत बना रहे हैं तो वहां पर जो आपके ये प्रणाली मेन रूप से अनिवार्य होती, लेकिन आज निगम भी इस बात पर ध्यान नहीं देता, प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं रखता कि हमने क्या इन सभी चीजों का पालन किया है। क्या प्रत्येक जगह के लिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य है, लेकिन ये बातें केवल कहने और सुनने की होती हैं, इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है।
अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट और पॉइंटों की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा जल संचय की प्रणाली है, यानी वर्षा जल संचय की जो प्रणाली है उसको भी हम लागू करने में कहीं ना कहीं असमर्थ होते हैं, यानी वो केवल और केवल कहने की बातें हो जाती हैं। क्या हम इसके लिए कोई पॉसिबल सॉल्यूशन कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ सॉल्यूशन ऐसे हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे वर्षा जल संचय प्रणाली है उनको लागू हमें करना चाहिए। इसके अलावा पानी को बचाने के लिए और भी बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम जंगलों को लगा सकते हैं, यानी पेड़ अधिक होने चाहिए ताकि वर्षा अधिक हो। इसके अलावा हमारे घरों में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिसकी वजह से जो वर्षा का जल है वो वापस से एक तरीके से जल चक्र के रूप में वापस बदल कर भूजल स्तर में थोड़ा सा अपना बढ़ाने में क्या दे, योगदान दे। ये सभी चीजें हम अपनाकर थोड़ा बहुत इस कंडीशन को सुधार सकते हैं। अभी हमने कहा था कि भाई जो केप टाउन है वो डे जीरो की कंडीशन से गुजर चुका है, यहाँ पे डे जो जीरो की स्थिति है वो क्रिएट हो चुकी है। ये देखो आज एक केप टाउन का पूरा फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। केप टाउन बेसिकली दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी भाग में यहां पर पड़ेगा, यानी ये साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में पड़ेगा। तो ये केप टाउन जैसी स्थिति है। तो इस वीडियो का उद्देश्य हमें आपको जागरूक करना था, डराना नहीं था। तो आज ही से आप इस बात का संकल्प लीजिए कि किसी भी कीमत पे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उनका हम जो है सतत उपयोग करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सकें। अन्यथा ऐसा होगा, कंडीशन ऐसी होगी कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे संसाधन नहीं बचेंगे क्योंकि हम उनका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।